आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री से कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स जो ये चैप्टर है बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम बिगनिंग लेक्चर लेंगे इस चैप्टर का वो इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा, यानी इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है, आप जो है अपनी कॉपी वगैरह पे लिखेंगे कि इंट्रोडक्शन हमारी हेडिंग रहेगी इस चैप्टर से। ठीक है, इंट्रोडक्शन किस चैप्टर की, इसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ओके, तो इंट्रोडक्शन में जब हम बात करेंगे, देखिए कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाहूँगा। कार्बन इज़ द 15th most abundant element in the Earth's crust and 4th most abundant element in the universe by mass after hydrogen। देखिए कार्बन की इंट्रोडक्शन अगर हम इस चैप्टर में लेंगे तो आपको याद रखना है कि ये 15th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, मतलब जो प्रेजेंट इन ग्रेटर क्वांटिटीज़ एलिमेंट्स होते हैं उनमें से ये 15th पोजीशन पे है अर्थ क्रस्ट के अंदर। लेकिन ठीक है, और अगर हम बात करेंगे 4th पोजीशन पे है ये एलिमेंट कार्बन मोस्ट अबंडेंट स्टेट में। ठीक है, लेकिन यूनिवर्स में बाई मास के अकॉर्डिंग। ठीक है, वो भी किसके बाद, हाइड्रोजन के बाद, मतलब इससे पहले हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के बाद जो है कार्बन है। ओके, या हीलियम है एंड ऑक्सीजन है, मतलब हाइड्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन के बाद जो है 15th पोजीशन जो है वो इस रैंक पे कार्बन होता है बाई मास यूनिवर्स में प्रेजेंट। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट जो आप लेंगे, कार्बन कंस्टिट्यूट्स ऑफ ओनली 0.2% ऑफ अर्थ's क्रस्ट। मतलब ये हुआ कि जो एलिमेंट कार्बन है जिसकी हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं अभी, वो अर्थ's क्रस्ट के अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 0.2%, यानी माइन्यूट अमाउंट हम कहेंगे इसको, माइन्यूट अमाउंट इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड ओनली 0.03% ऑफ कार्बन कंपाउंड इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पर, जितना मैंने अभी ये अंडरलाइन किया, इसमें आपने याद रखना है कि देखिए कार्बन की जो आप इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, इसका मतलब मैंने अर्थ क्रस्ट की बात की, मैंने एटमॉस्फेयर की बात की, इसका मतलब जो एलिमेंट कार्बन है ये यहाँ दो शक्लों में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये अर्थ क्रस्ट में भी प्रेजेंट होता है और ये एटमॉस्फेयर में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये एलिमेंटल फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है और ये कंबाइंड फॉर्म या कंबाइंड स्टेट में जो है वो अर्थ क्रस्ट के अंदर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये हम कहीं ना कहीं कार्बन का ऑकरेंस कह रहे हैं कि कार्बन कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो आपने याद रखना है इसमें कि अर्थ क्रस्ट में ये 0.2% प्रेजेंट होता है, और कैसे प्रेजेंट होता है, इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अर्थ क्रस्ट में ये मिनरल्स की शक्ल में, जैसे कोल की शक्ल में, जैसे पेट्रोलियम की शक्ल में, ठीक है, या जैसे कार्बोनेट्स की शक्ल में, ठीक है, या किसी बाई कार्बोनेट्स की शक्ल में जो है ये प्रेजेंट होता है। अगर हम इसके अलावा देखेंगे, ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में भी ये प्रेजेंट होता है। तो एटमॉस्फेयर में ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है इसकी शक्ल में होता है, लेकिन कितना होता है ये देखना है आपने, 0.03% हुआ करता है ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट। तो ये इसका ऑकरेंस हुआ कि ये कहाँ कहाँ जो है वो पाया जाता है। देखिए, इन स्पाइट ऑफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन अवेलेबल इन नेचर, हमने देखा अभी तक कि कार्बन जो है ये इस नेचर में स्मॉल अमाउंट में जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद अगर हम देखेंगे कि इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। किस तरह से, जैसे देखिए कि कार्बन इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट फाउंड इन ऑल नॉन फॉर्म्स ऑफ लाइफ। जितने भी लिविंग थिंग्स हम कहेंगे हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हैं, ठीक है, सब में जो है वो कार्बन, ऑल आर
you can say made up of or composed of this element carbon. So structure of living organism contains कार्बन. जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर है मैंने पहले ही बताया वो उसमें कार्बन होता ही होता है मौजूद. कार्बन प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इवन आफ्टर डेथ. यस, दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि कार्बन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मरने के बाद जो है आफ्टर डेथ जो है वो तब भी प्रेजेंट रहता है. ठीक है, या होता है. तो जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था कि कोल पेट्रोलियम जो है इसकी, ठीक है, एग्जांपल्स वगैरह में मतलब जो ऑकरेंस में मैंने बताया था मिनरल्स की शक्ल में अर्थ क्रस्ट में. तो देखिए कोल पेट्रोलियम एंड इट्स प्रोडक्ट्स आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन. ठीक है, एंड कार्बन इज ए एलिमेंट. यस, देखिए कार्बन एलिमेंट तो है, बिल्कुल पता है हमको. ठीक है, आपको भी पता होगा कार्बन एलिमेंट है, लेकिन इट इज स्पेशली अ नॉन मेटालिक एलिमेंट. ठीक है, कौन सा एलिमेंट है ये? नॉन मेटालिक एलिमेंट है. ये भी जो है आपको याद रखना है. इसके बाद चूंकि हमारा इंट्रोडक्शन कार्बन की इस लेक्चर में आ रही है अभी, ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि जो ये एलिमेंट कार्बन होता है आपने याद रखना है इसका एटॉमिक नंबर. इसकी इंट्रोडक्शन में अगर आपको कोई पूछे तो आपने याद रखना है इसका एटॉमिक नंबर 6 हुआ करता है. इसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन जो है, देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन से आपका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, जैसे आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा शेल वाइज कॉन्फ़िगरेशन. पहला के शेल होता है, उसमें इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. फिर उसके बाद एल शेल होता है, उसमें जो है कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स हुआ करते हैं प्रेजेंट. ठीक है, इस तरह से आप इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे कि पहले के शेल में 2 और वैलेंस शेल यानी एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. उसके बाद आप बताएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन. तो देखिए अभी मैंने बता दिया आपको कि वो 4 होते हैं, तो आप यहाँ पे भी गिनेंगे 4 होते हैं, याद रखेंगे. नेचर ऑफ कार्बन, तो नेचर ऑफ कार्बन अभी आपने ऊपर भी बताया. ठीक है, मैंने बताया आपको अभी ऊपर कि ये नॉन मेटल होता है. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, सिंस वैलेंसी ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 4. देखिए वैलेंसी ऑफ कार्बन में 4 बता रहा हूँ आपको, लेकिन पहले आपको मालूम होना चाहिए कि वैलेंसी जो है ये होती क्या है. ठीक है, अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट. ठीक है, तो वैलेंसी मीन्स कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट. ठीक है, कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब जैसे अभी हम कार्बन की बात किए हुए हैं इसकी वैलेंसी, तो कार्बन किसी भी दूसरे एटम ऑफ एलिमेंट के साथ मिलकर कितने बॉन्ड्स करता है. ठीक है, कितने बॉन्ड्स बनाता है, इस चीज़ को हम वैलेंसी कहते हैं. दैट मीन्स कंबाइनिंग कैपेसिटी. हैंस कार्बन इज कॉल्ड टेट्रावैलेंट. दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच the learner has always kept in mind. ठीक है, so 4 valency of carbon means carbon reacts with 4 atoms of either same or different elements to form compound. तो इसका मतलब ये भी अपने इंट्रोडक्शन में याद रखना है कि कार्बन जो है वो हमेशा टेट्रावैलेंट होता है. देखिए हम बॉन्डिंग इन कार्बन जो पढ़ेंगे ना नेक्स्ट हेडिंग, इसमें भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इस इंट्रोडक्शन में जो कार्बन की है आप ये बातें याद रखें. ठीक है, आपने ये चीज़ें याद रखी होंगी. ठीक है, अब मैं कुछ और बात कहूँगा आपको एलिमेंट कार्बन के बारे में. वो ये कि आप इसका याद रखेंगे कि एलिमेंट कार्बन का हम सिंबल जो है वो क्या लिखते हैं. ठीक है, याद रखेंगे आप. देखिए एलिमेंट कार्बन का जो सिंबल है वो हम कैपिटल C लिखते हैं. ठीक है, ओके. उसके बाद इसका एटॉमिक नंबर तो आपको पता ही लग गया, अभी 6 होता है. इसका मास नंबर याद रखिए, यानी एटॉमिक मास जो है इसका वो हम कुछ A से डिनोट करते हैं, और जो एटॉमिक नंबर 6 आपने देखा वो हम Z से डिनोट करते हैं. ठीक है, तो A इज इक्वल टू मीन्स एटॉमिक मास ऑफ दिस एलिमेंट कार्बन इज इक्वल टू 12.01 U मीन्स यूनिफाइड मास और यूनिट मास और एटॉमिक मास यूनिट वगैरह आप इसके साथ में रख सकते हैं. ठीक है, ओके. उसके बाद आप बताएंगे कि ये जो एलिमेंट कार्बन होता है, अगर आपने पीरियोडिक टेबल के अंदर इसको ढूंढना होगा तो ये आपको मिलेगा ग्रुप 14 में. ठीक है, और ग्रुप 14 के टॉप पे मिलेगा. ठीक है, टॉप मोस्ट मेंबर है ये ग्रुप 14 का, और इसको हम कार्बन फैमिली से भी जानते हैं. ठीक है, इस 14th ग्रुप को. ठीक है, यहाँ पे ये प्रेजेंट है इसका ग्रुप नंबर 14. ठीक है,
पता लग गया होगा आपको। अब जो इसका पीरियड नंबर है, ठीक है, पीरियड नंबर इसका कितना है, इसका पीरियड नंबर है 2। देखिए आप बताएंगे सर आपके पास कोई मशीन तो नहीं है कि जिससे आप बता रहे हैं कि इसका पीरियड नंबर जो है वो 2 है, ठीक है। देखिए हम पीरियड नंबर जो है वो किस तरह से बताएंगे, वो आप याद रखेंगे यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो देखिए अभी अभी यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैलेंस शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। आप थोड़ा याद रखेंगे कि हमारे पास जो ये 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में होते हैं, हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखते हैं ना तो हम इसको लिखते हैं 1s2, ठीक है। ओके, उसके बाद वैलेंस शेल के 4 इलेक्ट्रॉन्स, देखिए 1s के बाद जो नेक्स्ट ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं वो होता है हमारे पास 2s, 1s2 2s। s ऑर्बिटल चाहे 1 हो 2 हो, है इसका नेचर 3s हो 4s हो, इसमें इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी सिर्फ 2 होता है, तो 1s2। उसके बाद हम लिखेंगे नेक्स्ट एनर्जी ऑर्बिटल जो है वो 2s होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 1s2 2s2। उसके बाद लिखेंगे आप 2p। अब देखिए आपने जाना कहाँ तक है, p ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, यानी ये p सबशेल होता है, उसके अंदर 3 p ऑर्बिटल्स होते हैं, px py pz, टोटल कैपेसिटी इसकी 6 होती है इलेक्ट्रॉन होल्डिंग की। तो यहाँ पे हम बताएंगे अब 2 और 2 4 तो हो गया, लेकिन हमारा एटॉमिक नंबर सिर्फ 6 है कार्बन का, तो अब हमने देने हैं सिर्फ 2p2। अब देखिए आप वैलेंस शेल कैसे पहचानेंगे, आप यहाँ पर तो आपने सिर्फ 4 कहा था ना, अब मैं आपको बताऊंगा कि इस कॉन्फ़िगरेशन में ये 4 आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स 2s ऑर्बिटल्स में है और 2 इलेक्ट्रॉन आपके ये 2p ऑर्बिटल में, यही 2s और 2p आपका वैलेंस शेल माना जाएगा, ठीक है, वैलेंस शेल। और इसी वैलेंस शेल की जो मैं आपको बात कह रहा हूँ, ठीक है, तो ये मैं पीरियड नंबर की बात कर रहा था। अब देखिए वैलेंस शेल को आप चाहे एस है या पी है, यहाँ पर ये न्यूमेरिक वैल्यू, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, ये आप आगे आगे पढ़ेंगे, इसकी वैल्यू आपने देखनी है। देखिए एस में भी ये वैल्यू 2 है और पी में भी ये वैल्यू 2 है, तो इससे आप अंदाज़ा लगाएंगे कि एलिमेंट जो कार्बन है इसका पीरियड नंबर 2 है, ये 2 सेकेंड पीरियड से जो है वो बिलोंग करता है, ठीक है। ये आप किसी भी एलिमेंट के लिए पीरियड नंबर निकाल सकते हैं उसके वैलेंस शेल में जाकर ये वैल्यू देखने से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं, ठीक है, अगर ये एलिमेंट कार्बन है तो इसका जो नेम है ये कार्बन, ये डिराइव होता है लैटिन वर्ड से, ठीक है, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है, मतलब लैटिन वर्ड क्या है हमारे पास, कार्बो। लैटिन में हम इसको क्या कहते हैं, कार्बो कहते हैं। और कार्बो का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कार्बो मीन्स कोल, कार्बो मीन्स कोल। वाई इट इज नोन सो, एज द कार्बन इज considered as the main constituent of, ठीक है, मेन कंस्टिट्यूएंट मटेरियल ऑफ कोल, दैट इज वाई इट इज नॉन सो, ठीक है। चलिए ये भी हमारा हो गया। इसके बाद आपने याद रखना है, ठीक है, कि अब हम थोड़ा बॉन्डिंग की ओर आते हैं, ठीक है। चलिए बॉन्डिंग की ओर आएंगे, बॉन्डिंग इन कार्बन। देखिए यहाँ लिखा हुआ है बॉन्डिंग इन कार्बन द कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, बड़े अच्छे अक्षरों में लिखा हुआ है कि अगर आपको बॉन्डिंग इन कार्बन की बात करनी है तो कार्बन जो है वो क्या बनाता है, ये बॉन्ड शो करता है, ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। अब कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है हम देख लेते हैं अभी इस लेक्चर में। Every element forms bond in order to achieve stable configuration or electronic configuration of nearest noble gas। देखिए अभी तो हम एलिमेंट कार्बन की बात कर रहे हैं, लेकिन किसी भी एलिमेंट को जो है अपना नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एक्वायर करनी होती है, यानी जिसको हम स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, वो अपने अंदर लानी होती है। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा इस एलिमेंट कार्बन को। अगर हम कार्बन की बात करेंगे तो, ठीक है, कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन हैज़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 4। अभी अभी आपको पता लग गया इसके बारे में, ठीक है। तो कार्बन कैन अचीव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। आप बड़ी बार जो है कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है, इस 10th स्टैंडर्ड में इस क्वेश्चन पे। तो आप देखिए ये आ रहा है अभी सवाल, कार्बन कैन अचीव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बाय फॉलोइंग 2 वेज।
देखिए अब ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जो एलिमेंट कार्बन है ये दो तरह से जो है वो कर सकता है। एक्चुअली ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये ऑक्टेट रूल है, ठीक है। मतलब कि अगर किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होना है तो या तो उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जो है वो मोस्टली तो ऑक्टेट है, वही ऑक्टेट रूल हम कह रहे हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स बनने चाहिए उसके पास। और 8 इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे तो तब जब उसकी कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे वो नज़दीकी नोबल गैस एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन की ही तरह हो जाएगी, वो जो कि स्टेबल होती है। लेकिन इसके अलावा हमारे पास कुछ एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन, हीलियम वगैरह होते हैं जो क्या नहीं कर पाते हैं, जिनके लिए ऑक्टेट करना जो है वो पॉसिबल नहीं होता है। क्यों? इसलिए कि उनका एटॉमिक नंबर, जैसे हाइड्रोजन है एटॉमिक नंबर 1 है, तो कहाँ ये 7 इलेक्ट्रॉन लाएगा या देगा, है मतलब लेने से या देने से या शेयरिंग करने से ये 8 बना सकता है, इम्पॉसिबल। तो इसलिए ऐसे एलिमेंट्स के लिए जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, मतलब जिस पे हम समझेंगे कि ये स्टेबल है इस समय, वो होता है ऐसे एलिमेंट्स के लिए डुप्लेट स्टेट, ठीक है, डुप्लेट। तो ऐसे एलिमेंट को डुप्लेट करना, यानी हाइड्रोजन को एक और इलेक्ट्रॉन लाना होता है और 2 करना होता है, डुप्लेट करना होता है, स्टेबल माना जाता है, ठीक है। अब चूंकि हम कार्बन की बात किए हुए हैं तो आगे बढ़ते हैं कि हमने बताया कार्बन जो है ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 2 तरीकों से कर सकता है। पहला तरीका क्या है, बाय लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स। देखिए अभी आपको पता चला कि कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। या तो ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन जो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट या शेल आप बताएंगे उसमें प्रेजेंट है, तो ये खो सकता है, लूज कर सकता है। एंड फॉर्मिंग, अगर ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन खोएगा तो इसके पास क्या बनेगा, C+4 आयन आप यहाँ पे देख रहे हैं। मतलब प्लस मीन्स पॉजिटिव मीन्स लूज, लॉस करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन, 4, तो +4 इसका चार्ज आ जाएगा। कार्बन कैन अचीव द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ हीलियम। तो ऐसी सिचुएशन में अब इसके पास में टोटल तो थे 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन अब रहेंगे जब 4 ये लॉस कर देगा तो अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे हीलियम में भी प्रेजेंट होते हैं। तो मतलब हुआ ये कि इस तरह से इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हीलियम की तरह बन जाएगी। लेकिन thus to lose 4 electrons by carbon to achieve this stable configuration duplet, जो कि हीलियम की तरह बन गई। जब 4 खोएगा तो 2 ही रहेंगे, तो डुप्लेट रहेगा, वो भी स्टेबल है। लेकिन इट इज़ नॉट पॉसिबल, यस दिस इज द पॉइंट, ठीक है, ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है, ठीक है, ऐसा क्यों नहीं कर सकता है एलिमेंट कार्बन, ठीक है, ये लॉस क्यों नहीं कर सकता है इलेक्ट्रॉन। देखिए असल में क्या होता है कि यहाँ पर इस वक्त अगर इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करने हैं तो इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने के लिए, जो कि इसको मिल नहीं पाती है, और इसलिए ये मुमकिन नहीं है। तो चलिए आपको ये भी पता चला कि कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस अब नहीं कर सकता है। ओके, चांस बन सकता था, लेकिन एक्सप्लेन किया हमने कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने के लिए कार्बन्स को ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि ये कर नहीं पाता है, और ऐसा नहीं हो सकता। चलिए दूसरी पॉसिबिलिटी थी, ये ऐसा भी कर सकता है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को, ठीक है, कैसे, बाय गेन ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स। देखिए अगर 4 इसके वैलेंस शेल में हैं तो ये 4 और अगर गैन करे किसी कंबाइनिंग एटम्स के साथ, ठीक है, तो 4+4 विल बिकम 8 विच इज कॉल्ड ऑक्टेट, ठीक है नहीं। तो इफ कार्बन गैन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स तो ये बन जाएगा C4 नेगेटिव, लेने वाला बनेगा, ठीक है। जो एटम या एलिमेंट, आप बताइए एटम ऑफ एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन वो लेता है उतने हम नंबर इलेक्ट्रॉन्स का लेके नेगेटिव साइन दिखाते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 4 नेगेटिव आ जाएगा। क्या करेगा, टू फॉर्म स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, पहले बता दिया 8 करेगा, 4 पहले हैं, 4 और लाएगा, 8 हो जाएगा। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल और ऑर्बिट, जिसको बताएंगे, विल बिकम 10, यस। देखिए क्या होता है कि यहाँ पर इस वक्त जब ये 4 और लाएगा तो 6 तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स थे इसके पास, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स और ला रहा है, तो अब इसके पास में C4 नेगेटिव में 6+4 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए 10 इलेक्ट्रॉन्स पे जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के सिर्फ और सिर्फ कितने रह गए आपके पास में, ठीक है, 6 प्रोटॉन्स रह गए। तो it will become difficult for this nucleus of carbon to hold on these 10 electrons, ठीक है,
देखिए 6 ही प्रोटॉन हैं इसके पास, अब तो 10 इलेक्ट्रॉन पे ये न्यूक्लियस ऑफ कार्बन किस तरह से उन पे होल्ड अपना जमाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं दैट इज द 10 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में रह रहा है कितना 6, दस इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर ओनली 6 प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ दिस एलिमेंट कार्बन टू to hold 10 electrons in the orbits of carbon. Yes, orbits of carbon पे मुश्किल है इसको। ठीक है, सो दिस विल आल्सो मेक द कार्बन अनस्टेबल। तो ये ऐसा भी जो हमने सोचा था कि ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये भी क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से आपका जो ये ऊपर वाला केस था ना, लूजर वाला 4 इलेक्ट्रॉन लॉस वाला केस, उसमें भी आप याद रखेंगे कि जब कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो तब उसके पास में कितने बचेंगे, 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन जब चले जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, लेकिन उस वक्त आपके पास में 6 प्रोटॉन्स रहेंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तब 6 प्रोटॉन्स जो हैं वो कितने रहेंगे, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स पर। ठीक है, विच इज़ आल्सो वेरी डिफिकल्ट और यू कैन से नॉट पॉसिबल, कि द न्यूक्लियस ऑफ कार्बन देन विल हैव 6 electrons and these 6 electrons have to hold on just 2 electrons, which is very difficult for this element carbon, and so it also can't happen। ऐसा भी नहीं होता है, इसलिए ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी जो है वो नहीं कर सकता, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब देखिए आखिर होगा क्या, कैसे करेगा एलिमेंट कार्बन जो है अपने आप को स्टेबल, ना ही लॉस करके इलेक्ट्रॉन 4 ये अपने आप को स्टेबल कर सकता है, ये भी पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने बताया 4 और गेन करके जो है वो भी ये नहीं कर सकता है। ठीक है, अब आखिर होगा क्या, तो देखिए क्या होता है अब इसमें। ठीक है, जिस तरह से ये अपने आप को स्टेबल करता है, हैंस टू गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स by carbon to achieve this is also not possible। Okay, thus carbon achieves stable configuration by sharing of electrons with atom of same or other elements and forms bond, that means covalent bond। अब देखिए कि एलिमेंट कार्बन जो है या तो वो अपने ही एटम्स ऑफ कार्बन दूसरों के साथ, दूसरे कार्बन एटम्स के साथ में मिलकर ये शेयरिंग कर सकता है और ये ऑक्टेट एक्वायर कर सकता है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, या फिर दूसरे एलिमेंट्स के साथ ये बॉन्ड कर सकता है और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन या स्टेबिलिटी जो है वो एक्वायर कर सकता है। ओके, अपार्ट फ्रॉम कार्बन मैनी अदर एलिमेंट्स फॉर्म बॉन्ड। अब ये तो हम कार्बन की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो इस तरह से जो है वो बॉन्ड, यानी कोवलेंट बॉन्ड जिसको हम बोलेंगे, जो शेयरिंग करके, अब कोवलेंट बॉन्ड मीन्स the bond which is formed by the mutual sharing of electrons between the two combining atoms। तो वो बने, तो कार्बन के अलावा और भी एलिमेंट्स है जो इस तरह का बॉन्ड बनाते हैं। तो चलिए हम स्पेशली कार्बन की बात इस वक्त किए हुए हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ याद रखिए कि अब ये सिंगल बॉन्ड भी कर सकता है, ये डबल बॉन्ड भी कर सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी कर सकता है। ठीक है, तो अभी जो पीछे था ना बॉन्डिंग इन कार्बन, यहाँ पे था आपके पास क्या, कि देखिए मैं आपको वापस थोड़ा सा लेके जाता हूँ। जब हमने इसको शुरू किया था तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, बॉन्डिंग इन कार्बन द कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, द कोवलेंट बॉन्ड, तो इट मीन्स कि अब आपने याद रखना है कि हमने इस कोवलेंट बॉन्ड को थोड़ा सा यहाँ पे बताना है। ठीक है, जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ये भी हो गया हमारा। ओके, तो ओके 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 ओके, ठीक है, ये भी हो गया। यहाँ पे अब आना है हमने। ठीक है, यस, ये कोवलेंट बॉन्ड अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। पहले यहाँ पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कार्बन अचीव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द एटम्स ऑफ सेम और अदर एलिमेंट्स एंड फॉर्म्स बॉन्ड विच इज कोवलेंट। ओके, अपार्ट फ्रॉम कार्बन एंड मैनी अदर एलिमेंट्स, ठीक है, मैनी अदर एलिमेंट्स फॉर्म दीज बॉन्ड्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो सच बॉन्ड्स आर कॉल्ड द कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब ये कोवलेंट बॉन्ड जो है ये होता क्या है, ये देखना है थोड़ा सा आपने। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड जो है बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग और म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन सेम और डिफरेंट एटम्स ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। चलिए ये हमारी डेफिनेशन हो गई, तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके हम कुछ जो है वो एग्जांपल्स लेते हैं। अब ये कोवलेंट बॉन्ड जो है
ये हमारा सिंगल भी हो सकता है, डबल और ट्रिपल, ठीक है। व्हेन वन इलेक्ट्रॉन बाय ईच ऑफ द टू एटम्स, देखिए जब दो कंबाइनिंग एटम्स होंगे हमारे पास, जब वो शेयर करेंगे, ठीक है, व्हेन वन इलेक्ट्रॉन बाय ईच, दो एटम्स होंगे तो इंडिविजुअली एक एक एटम जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए यूज़ करेगा, तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। ए सिंगल बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड, हम उसको एक हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है, डैश लाइन, इस तरह से हम इसको सिंगल डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल बॉन्ड को। देखिए बनता कैसे है ये, व्हेन टू इलेक्ट्रॉन्स बाय ईच ऑफ द टू एटम्स आर शेयर्ड, ओके, ए डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। अब इसी तरह से जब हम बोलेंगे कि जब दो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ऊपर सिंगल बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन बताया था, यहाँ पे हम बताएंगे टू इलेक्ट्रॉन्स जब दो एटम से शेयर होंगे डबल बॉन्ड बनेगा। डबल बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट करेंगे किसके साथ, बाई टू, सिंपली बाई टू पैरेलल हॉरिजॉन्टल डैश लाइंस, इस तरह से, ठीक है, मतलब ये इस तरह से डबल लाइंस बताएंगे। अभी हम इनके एग्जाम्पल्स भी लेंगे, आप थोड़ा वेट कीजिए, ठीक है, ठीक है। तो अब इसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड की जब हम बात करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, जैसे आपको नज़र आ रहा है, तो व्हेन थ्री इलेक्ट्रॉन्स बाई ईच ऑफ द टू कंबाइन, जब दो कंबाइनिंग एटम्स क्या करेंगे, तीन इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर करेंगे, तो ट्रिपल बॉन्ड या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड आप बताइए वो बनेगा, ठीक है। ये ट्रिपल बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाई थ्री पैरेलल हॉरिजॉन्टल डैश लाइंस, जिसको आप लिखेंगे इस तरह से 1 2 3, ठीक है, आप ऐसे भी इनको लिख सकते हैं। इसके बाद हम कुछ जो है अब एग्जांपल्स लेंगे कि आखिर ये कोवलेंट बॉन्ड जो हमने सिंगल डबल ट्रिपल बताया ये अब बनता कैसे है, ठीक है। तो देखिए फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कोवलेंट बॉन्ड को यहाँ से समझेंगे, हम अंडरस्टैंड करेंगे, तो हम फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल करते हैं। देखिए एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो 1 है, सभी जानते हैं आप। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ हाइड्रोजन आल्सो इक्वल टू 1, ठीक है, के ही शेल होगा, इसका 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1, देखिए शेल ही एक है तो पहलमा भी वही है तो लास्ट वाला भी वही है, ठीक है, तो 1 है। हाइड्रोजन हैज़, ओके, हाइड्रोजन हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट, ठीक है, ओके। दस इन ऑर्डर टू अचीव स्टेबल कन्फिगरेशन हाइड्रोजन फॉर्म्स बॉन्ड विद एटम ऑफ सेम आर डिफरेंट एलिमेंट्स, करेगा ना अपना डुप्लेट करने के लिए, बिल्कुल करेगा। सो द बॉन्ड to form bond, yes, to form bond, this hydrogen atom shares its one electron with other atom। अब other atom इसका चाहे हाइड्रोजन हो या कोई और हो, ठीक है। इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल चूंकि हम लिए हुए हैं तो 2 हाइड्रोजन एटम्स आर रिक्वायर्ड, भाई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लेना है ना तो उसको हम H2 बोलेंगे ना। अब H2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करनी है तो आपको दरकार कितने हैं, यू विल रिक्वायर 2 हाइड्रोजन एटम्स फॉर इट्स फॉर्मेशन, ठीक है। तो इन दिस केस ईच ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स शेयर इट्स 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस केस में क्या होगा भैया, दोनों जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने बड़े अच्छे से दिखाया हुआ है, मान लीजिए आपने H2 बनाना है तो यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन एटम आपने ये ले लिया, एक हाइड्रोजन एटम आपने ये ले लिया, इसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी जो है वो एक ही इलेक्ट्रॉन है। जैसे ये अप्रोच करेंगे एक दूसरे के साथ, जिसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं, तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट में देख रहे हैं कि देखिए एक इलेक्ट्रॉन, इसके थोड़ा सा ये याद रखिए कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हमने इस स्टार से लिखा हुआ है और इसको डॉट से लिखा हुआ है, ताकि आपको पता लगे कि ये दो अलग अलग एटम्स के क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस तरह से ये आपस में बॉन्ड करेंगे यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है, ये जो ओवरलैप्ड पोर्शन है थोड़ा सा यहाँ पे, तो या आप ऐसे दिखा सकते हैं या फिर जब ये म्यूचुअल शेयर करेंगे ना तो ये इस तरह से, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसका है एटम, इस हाइड्रोजन एटम का, एक इस हाइड्रोजन एटम का, ये आपस में ये बॉन्ड बनाएंगे, सिंगल डैश लाइन जिसको हम सिंगल बॉन्ड बताएंगे, इस तरह से लिखेंगे। या फिर नॉर्मली हम इसको H2 जिसकी फॉर्मेशन होनी थी वो हो जाएगी। देखिए बोथ द आइटम्स ऑफ हाइड्रोजन हैव सेम अथॉरिटी एंड शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दोनों के पास में जो है बराबर की अथॉरिटी है इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, ठीक है, नहीं दोनों सेम है, ओके। हाइड्रोजन ये जो कोवलेंट बॉन्ड है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में आपने देखा किस तरह से बना सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब देखिए since hydrogen molecule is formed because of sharing of electrons, hence the bond formation in this molecule is covalent bond, यानी ये जो बॉन्ड है ये covalent bond कहलाएगा, ओके। एंड कंपाउंड्स ऑफ फॉर्म्ड इज covalent compound। अब याद रखिए कि जिन कंपाउंड्स में
कोवलेंट बॉन्डिंग होती है उन कंपाउंड्स को हम कोवलेंट कंपाउंड कहते हैं। तो इट मीन्स कि हमारा H2 जो है ये कोवलेंट कंपाउंड हो सकता है, ठीक है नहीं, या कोवलेंट मॉलिक्यूल आप बताएंगे, ठीक है, मोर स्पेसिफिकली। ये भी हो गया आपकी एग्जांपल। अब हम बताएंगे फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन। देखिए इसी तरह से आप बताएंगे Cl2 की फॉर्मेशन क्लोरीन मॉलिक्यूल की। इसका भी अगर आप देखेंगे तो एटॉमिक नंबर कितना है, 17 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताएंगे तो कितना है, 2,7। 2,7 से हमारा मतलब है कि पहले 287 17 इसका एटॉमिक नंबर है, 2 8 10 और 7 17। पहले वाले शेल में इसके रहेंगे 2, इसके नेक्स्ट शेल में, सेकंड शेल में रहेंगे 8, ठीक है, और सबसे बाहर यानी वैलेंस शेल में रहेंगे 7 इलेक्ट्रॉन जो आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। चलिए ये भी हो गया हमारा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसी को एक्सप्लेन करते करते। देखिए, सिंस क्लोरीन एटम रिक्वायर्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। देखिए वैलेंस शेल में क्लोरीन में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। अभी जो पीछे मैंने दिखाया आपको, चलिए यहाँ पे भी दिखा सकते हैं। Cl2 बनाना है, 2 क्लोरीन्स को लेना पड़ेगा। तो ये आप देख रहे हैं 2 2 4 2 6 और 1 के 7, ये है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का। इसको हमने स्टार से दिखाया, इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को हमने डॉट से दिखाया, 2 2 4 2 6 1 और 1 7। देखिए ये बाकी पैरेड हैं, लेकिन ये एक एक जो है ये अनपेयर्ड है। यही अब आपस में इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये और इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये आपस में क्या करेंगे, म्यूचुअली शेयर करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने दिखाया कि एक इलेक्ट्रॉन इसका आया, एक इलेक्ट्रॉन इसका आया, इसका डॉट और इसका स्टार, ये यहाँ पे इस तरह से जो है क्या बना रहे हैं, सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, सिंगल डैश लाइन से जो आपको नजर, म्यूचुअली शेयर कर रहे हैं एक एक इलेक्ट्रॉन्स। तो ये Cl2 की इस तरह से फॉर्मेशन हो रही है। सिंस इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन, ठीक है, मॉलिक्यूल 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच ऑफ द 2 atoms is shared and thus a single bond is formed between chlorine atoms. Yes, since chlorine molecule is formed because of the sharing of electrons, hence we can say bond formation in this case is also what, covalent bond, and the compound so formed is covalent compound. मैंने पहले बताया आपको कि जिस कंपाउंड में बॉन्डिंग कोवलेंट होगी, कोवलेंट बॉन्डिंग होगी, उसे हम कोवलेंट कंपाउंड कहेंगे। चलिए ये भी पार्ट हमारा हो गया। थोड़ा आगे करते हैं। इसी तरह से आप ले सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल। देखिए O2 मॉलिक्यूल हम इसलिए लेंगे अब, क्योंकि मैंने कहा था ना कि कोवलेंट बॉन्ड सिंगल भी होता है, डबल भी होता है, ट्रिपल भी होता है। अब हम सिंगल बॉन्ड को सीख गए एग्जांपल में, अब थोड़ा डबल कोवलेंट बॉन्ड की तरफ आते हैं। देखिए ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल में हमें डबल कोवलेंट बॉन्ड मिलेगा। सबसे पहले इसमें एटॉमिक नंबर ऑफ एक ऑक्सीजन एटम का अगर हम देखेंगे तो 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो पहले वाले शेल के में 2 इलेक्ट्रॉन और आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये वाले 6 हैं, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ओके, ये भी क्लियर बात हो गई। अब ऑक्सीजन हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स इन its valence or outermost shell, that's orbit, hence to obtain stable electronic configuration। देखिए बच्चे स्टेबिलिटी कहाँ पर है, स्टेबिलिटी ऑक्टेट पर है। इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और स्टेबिलिटी है 8 पर। तो इट मीन्स कि अब ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स और रिक्वायर्ड हैं इस ऑक्टेट स्टेबिलिटी को एक्वायर करने के लिए, 2 6 + 2 becomes equal to 8। It completes its octet and it requires 2 more electrons, ठीक है। Hence what happens, each of the 2 atoms of oxygen, दोनों जो ऑक्सीजन एटम्स होंगे वो कंट्रीब्यूट करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स टू शेयर। यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होनी है तो 2 ऑक्सीजन एटम्स इंडिविजुअली, एक ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए देगा, दूसरा ऑक्सीजन एटम भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए देगा, क्योंकि दोनों को इस समय 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। सो बाय शेयरिंग of 2 electrons by each of the 2 oxygen atoms, each of the oxygen atom gets 8 electrons in their outermost or valence shell or orbit, you can say, ठीक है। देखिए कैसे, अब यहाँ पर क्या होगा, O2 की फॉर्मेशन है तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन एटम ये है, एक ऑक्सीजन एटम ये है। देखिए इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जो 6 हैं उसको अपने स्टार से, इसको अपने डॉट से दिखा दिया, मैंने पहले बता दिया आपको, गिव्स। यहाँ पर अब शेयरिंग के लिए इसने 2 दे दिए हैं, कोई से भी 2, क्योंकि ये इस वक्त पैरेड हैं 6 के 6, तो कोई से 2 ये दे सकता है स्टार वाला भी, और कोई से 2 दे सकता है ये डॉट वाला भी। दे दिए 2 इसने, 2 इसने, कितने हो गए, 4 हो गए भैया। तो चलिए ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टार इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का, एक इसका जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक डैश लाइन ये इस तरह से यहाँ पे बनाएगा, मान लीजिए ऐसे बनाएगा, और एक स्टार इसका, एक डॉट इसका, ये दूसरा
शेयरिंग करके बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना। तो ये कुल मिलाकर सिंगल और सिंगल ये 2 लाइनें बनेंगी आपके पास, जिसको हम डबल बॉन्ड बोलेंगे। जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अब इसको हमने ये स्टार और ये डॉट, ठीक है, जिसको हमने टिक किया हुआ है, और फिर ये वाला भी, तो इन्हीं को हमने यहाँ पे डबल डैश लाइन डबल बॉन्ड से दिखाया। तो इस तरह से आपने याद रखना है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में जो है वो डबल बॉन्ड बनता है। 2 ऑक्सीजन एटम्स म्यूचुअली शेयर करके अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन्स करके ये डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। In the formation of oxygen molecule, 2 electrons are shared by each of the 2 atoms of oxygen, and hence you can say double bond is formed. कोई डाउट? मुझे तो लगता है कि नहीं, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। Since oxygen molecule is formed by the sharing of electrons, hence bond formation in this case is covalent and compound formed is covalent compound. Yes, okay. चलिए अब लास्ट और फाइनल एग्जांपल हम लेते हैं इसका। अब हम देखते हैं थोड़ा सा ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को, ठीक है। तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो हमारी एग्जांपल है N2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में। अब ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, इंडिविजुअल नाइट्रोजन एटम जो है 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग मिलाएंगे। अब देखिए पहले आप याद रखिए कि एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है नाइट्रोजन की 2,5 मीन्स के शेल में 2, एल शेल में, वैलेंस शेल में 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में 5, वही ठीक। नाइट्रोजन हैज़ 5 in its outermost orbit, मतलब इलेक्ट्रॉन। this okay, this means nitrogen requires 3 electrons to achieve stable configuration। क्यों? 3 तो है ना, स्टेबिलिटी कहाँ पे है? 8 पे, 5 ऑलरेडी प्रेजेंट है, कितना जमा करोगे और तो 8 हो जाएगा, 3। इट मीन्स इट रिक्वायर्स स्टिल हाउ मेनी? 3 more electrons to acquire this stability। ओके, तो ये यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स लाएगा कैसे? म्यूचुअली शेयर करके लाएगा दूसरे नाइट्रोजन एटम से, ठीक है। तो इन द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ईच ऑफ द 2 नाइट्रोजन एटम शेयर 3 इलेक्ट्रॉन्स सो दैट देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट वुड हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड ईच नाइट्रोजन बिकम्स स्टेबल। बाय दिस नाइट्रोजन अचीव्स स्टेबल कॉन्फिगरेशन एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड। देखिए दोनों नाइट्रोजन को हमने फिर से ले लिया। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 एटम्स लिए नाइट्रोजन के, तो N2 मॉलिक्यूल बनाने के लिए, तो इसके वाले इलेक्ट्रॉन को स्टार से, इसके वाले को डॉट से दिखा दिया। आगे भैया देखो 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके आ रहे हैं स्टार वाले, डॉट वाले 3 इसके आ रहे हैं। ये इसके साथ सिंगल लाइन, ये इसके साथ सिंगल लाइन, ये इसके साथ सिंगल लाइन करेगा, तो कितनी लाइनें आ गई आपके पास? 1 2 3 शेयर्ड पेयर लाइन्स आ गई। तो इसी को तो हम ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं, जो बन गया यहाँ पे N2 के बीच में। तो फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड भी हो गया और एग्जांपल भी आपकी हो गई नाइट्रोजन N2। जो आपको याद रखना है, हमेशा अपने जहन में रखना है कि N2 में जो है कोवलेंट बॉन्ड तो बनता है, लेकिन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो अब यहाँ पे लास्टली हम बताएंगे कि since the molecule of nitrogen is formed by sharing of 3 electrons by each of the 2 atoms, hence a triple bond is formed in the molecule of nitrogen। मैंने पहले ही बताया था आपको, ठीक है, ये भी हमारा हो जाता है। since the bond is formed in nitrogen by sharing of electrons, पता है, ठीक है, hence bond is called covalent bond and nitrogen molecule is now called a covalent molecule। ओके, अब हम इसको कोवलेंट कंपाउंड कह सकते हैं, क्योंकि भैया कोवलेंट बॉन्ड बन गया ना। तो पहले ही बता दिया कि कोवलेंट कंपाउंड वही कंपाउंड होगा जिसके अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग है। तो जैसे आपने कोवलेंट बॉन्ड पहचान लिया तो कंपाउंड क्या हो गया? कोवलेंट। तो आज के इस लेक्चर में बस हम इतना ही पढ़ेंगे, लेकिन एक चीज़ नहीं बोलेंगे हम आपको बोलना, वो ये कि अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो मत भूलिएगा इसको सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो लेक्चर को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिए। ओके।